बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह के पिछले वीलॉग में आपसे डिस्कस किया गया था कि हमारी जो अगली वीडियो होगी वो कोटेक्स 100 के बारे में होगी, तो आज हम इंशाअल्लाह ताला जो अंडरस्टैंडिंग करेंगे, जो समझेंगे कि कोटेक्स क्या है, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से समझेंगे कि कोटेक्स 100 क्या चीज़ है। लेकिन आगे जाने से पहले जिस तरह के मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि ये जितनी वीडियोस जितने वीलॉग्स हैं बड़ी मेहनत से तैयार किए जाते हैं और बड़ी मेहनत से इनका डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो आप प्लीज़ इन वीडियोस को पूरा देखा करें और इसमें कमेंट दिया करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक के बटन को प्रेस कर दिया करें। और अगर आप किसी जगह इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो आप इम्प्रूवमेंट के लिए कमेंट के बीच में कमेंट भी कर सकते हैं उस वीडियो के नीचे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जितनी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन आप तक आ सके, जब मैं अपलोड करता हूं तो वो आप तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो अब हम चलते हैं अपने आज के वीलॉग की तरफ, तो वो जो कि ओकोटेक्स के बारे में है, तो आपसे डाटा शेयर करते हैं। जी, जब हम ओकोटेक्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। उन सवालों के जवाब देने के लिए आज का ब्लॉग बनाया गया। सबसे पहले है, जिस तरह कहा जाता है कि ओकोटेक्स की बेसिकली स्टोरी क्या है, क्या कहानी है ओकोटेक्स की। तो ओकोटेक्स की कहानी बेसिकली 1992 से स्टार्ट होती है कि जब एक्सपोर्ट की जाती थी पाकिस्तान से और मुख्तलिफ जगहों से फैब्रिक यूरोप और डिफरेंट कंट्रीज में पहुंचता था। तो उसके बारे में उनके जहन में ये क्वेश्चन आता था, उसको टेस्ट किया जाता था कि जी आया कि कहीं ये प्रोडक्ट, इसके अंदर कोई ऐसे केमिकल्स, कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो कि उनकी स्किन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हों। तो इस सारे काम को टेस्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता यही टेस्टिंग, ये सारी चीजें लीड करती गई सर्टिफिकेशन की तरफ। तो जो सर्टिफिकेशन इवेंचुअली इवॉल्व हुई, डेट इज कॉल्ड ओकोटेक्स स्टैंडर्ड्स, 100 स्टैंडर्ड्स। और उसमें वक्त के साथ साथ काफी ज्यादा तब्दीलियां भी आई। उसमें आपने स्टेप ओकोटेक्स के बारे में भी सुना, फिर आपने ओको पासपोर्ट के बारे में सुना, और अब 2 अप्रैल 2023 में इसमें इन्होंने और मजीद एडवांसमेंट की है, ओकोटेक्स ऑर्गेनिक कॉटन। और ओकोटेक्स ऑर्गेनिक कॉटन से मुराद ये है कि जी ये देखा जाए कि जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि न्यूएस्ट सर्टिफिकेशन है, जो जो कि देखा जाए कि उसके अंदर ऑर्गेनिक कॉटन लेबल लगाया जा सके कि उसके अंदर ऑर्गेनिक कॉटन है कि नहीं। तो उसके लिए बेसिकली जो आया के जो फैब्रिक्स हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स उनके अंदर हैं, जीएमओज हैं, और कहीं उनके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस तो नहीं है। इसको क्वांटिफाई करने के लिए, जीएमओ को क्वांटिफाई करने के लिए जो मेथड यूज किया गया और उसका स्टिकर बनाया गया, वो ओकोटेक्स ने भी देना शुरू कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड न्यू एडवांसमेंट इन ओकोटेक्स। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे जहन में ओकोटेक्स के बारे में आता है वो ये है कि ओकोटेक्स क्या चीज है, या इसको ओकोटेक्स 100 क्यों कहा जाता है, या ओकोटेक्स से मुराद क्या है। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि ओकोटेक्स 100 इसलिए कहा जाता है कि जब स्टार्ट में जिन सब्सटेंस, अगरचे अब ये लिस्ट 320 एलिमेंट्स तक पहुंच गई है, लेकिन स्टार्ट में जिन एलिमेंट्स के गेंस इसको टेस्ट किया जाता था वो 100 लिस्ट थी, 100 केमिकल्स की लिस्ट। इसलिए इसे ओकोटेक्स 100, उसी वक्त से इसको ओकोटेक्स 100 का नाम दिया गया। और यही वजह है कि ये ओकोटेक्स 100 कहलाता है, उस लिस्ट की वजह से, जो कि केमिकल्स की लिस्ट की वजह से कि जिसके गेंस इसको टेस्ट किया जाता था। अब हम आगे चलते हैं। अब ओकोटेक्स, इसी तरह अगर हम देखें कि ओकोटेक्स कौन, इसके फाउंडर मेंबर्स, इसमें और भी हमारे जहन में क्वेश्चंस आते हैं कि ओकोटेक्स के फाउंडर मेंबर्स कौन थे। तो जो ओकोटेक्स के फाउंडिंग मेंबर्स थे वो जर्मन हॉन्स्टन इंस्टीट्यूट था और ऑस्ट्रियन टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट OETI था। दो इदारे थे जो कि इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। लेकिन करंटली अब ये ओकोटेक्स एसोसिएशन, इसमें 18 न्यूट्रल टेस्टिंग लैब ऐड हैं और तकरीबन 70 कंट्रीज जो कि जिनके अंदर इनके ऑफिस मौजूद हैं ओकोटेक्स के लिए, इंक्लूडिंग जापान में भी ओकोटेक्स के 100 स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ओकोटेक्स में एडवांसमेंट भी हुई, तो स्टेप ओकोटेक्स से क्या मुराद हुई, STEP
स्टेप और ओकोटेक्स से क्या मुराद हुई? तो स्टेप बेसिकली सस्टेनेबिलिटी टेक्सटाइल लेदर प्रोसेसिंग है। इन्होंने जो ओकोटेक्स वालों ने अब इसके अंदर लेदर को भी इन्वॉल्व कर दिया। सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी की तरफ देखते हैं। सस्टेनेबिलिटी से मुराद ये है कि वो प्रोसेसेस, वो प्रोडक्ट्स बनेंगी जो कि माहौल के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बेहतर होंगी, सूदमंद होंगी, वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। अगर उनके अंदर कोई केमिकल्स का, ऐसे केमिकल का यूज नहीं होगा और इसी तरह उन केमिकल्स का अखराज भी हमारे उसमें नॉर्म माशरे के अंदर जो हमारे लोकल जो एफ्लुएंट सिस्टम्स हैं उनके अंदर नहीं होगा, तो उन्हें सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स कहला जाता है। तो टेक्सटाइल और लेदर, पहले ओनली टेक्सटाइल था, अब उन्होंने लेदर की प्रोसेसिंग के अंदर भी इसको शामिल कर दिया। तो डेट इसी वजह से इसको जो है ना वो कहा गया कि जी ये स्टेप ओकोटेक्स है, STEP स्टेप ओकोटेक्स है। अब आता है कौन से आर्टिकल्स इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी तमाम एसेसरीज इसके अंदर शामिल हैं, फिर नॉन नॉन टेक्सटाइल मटेरियल्स भी शामिल हैं और इसमें रिसाइकल्ड मटेरियल भी टेस्ट शामिल हैं जो कि सर्टिफाइड हो सकते हैं। तो अगर आप देखिए, मैंने एक पिक्चर आपके साथ शेयर की हुई है एक गारमेंट की, तो उस गारमेंट की जितनी तमाम एसेसरीज, एक तो फैब्रिक तो उसके अंदर यूज है ही, फैब्रिक की टेस्टिंग, फैब्रिक की प्रोसेसिंग की टेस्टिंग तो इसके अंदर होगी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जितनी एसेसरीज शामिल हैं, जिप्स हैं इसके अंदर, बटन्स हैं इसके अंदर, थ्रेड है, जितनी सारी चीजें हैं वो शामिल हैं, वो भी ये ओकोटेक्स सर्टिफाई उनका होना जरूरी है। ओकोटेक्स के लिए उनकी टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। और इसी तरह अगर कोई रिसाइकल मटेरियल्स हैं, जिस तरह रिसाइकल पोलिएस्टर्स हैं, रिसाइकल कॉटन्स हैं या रिसाइकल मटेरियल जितने हैं, उन्होंने भी ओकोटेक्स के अगेंस्ट टेस्टिंग होनी उनकी बहुत जरूरी है। तो ये वो आर्टिकल्स हैं जिनकी ओकोटेक्स के लिए टेस्टिंग होगी। अब चलते हैं हम कि ओकोटेक्स की प्रोडक्ट की क्लासेस क्या क्या हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ओकोटेक्स की प्रोडक्ट की क्लासेस हैं उनको देखा जाता है। इसके अंदर क्लास 1 है, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 है। अब क्लास 1 से क्या मुराद है? क्लास 1 से मुराद ये है कि जी वो प्रोडक्ट या जिनके अंदर बेबीज के लिए जो प्रोडक्ट बनाई जाती हैं, इन्फेंट्स के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, वो शामिल हैं। अब इन सब के लिए इन्होंने बेसिकली इनकी लिमिट वैल्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल पीएच है, फॉर्मल्डिहाइड्स की लिमिट्स हैं, इन सब की लिमिट्स हैं। तो सबसे ज्यादा जो लिमिट है वो क्लास 1 के अंदर है, सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो क्लास 1 है। फिर आते हैं हम क्लास 2। इसमें वो प्रोडक्ट हैं कि जिनका स्किन के साथ कॉन्टेक्ट है, स्किन के साथ। फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स दैट कम्स इनटू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द स्किन टू द लार्ज एक्सटेंट, सच एज ब्लाउजेज हैं, शर्ट्स हैं, अंडरवियर्स हैं, मैट्रेसेस हैं, ये वो सारी चीजें हैं जिनका स्किन के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। तो इनकी टेस्टिंग क्लास 2 के अंदर आती है। अब आते हैं क्लास 3। क्लास 3 में वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिनका प्रोडक्ट्स विदाउट स्किन कॉन्टेक्ट है, स्किन के साथ जिनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, तो वो प्रोडक्ट्स कहलाती हैं जो क्लास 3 के अंदर सर्टिफाई होती हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं? उनके अंदर जैकेट्स हैं, वेस्ट हैं, बेल्ट्स हैं, एटसेट्रा, ये वो सारी चीजें हैं जिनका स्किन के साथ कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता। तो ये वो चीजें हैं जो क्लास 3 के अंदर सर्टिफाई होंगी। और इनकी भी लिमिट्स वैल्यू क्लास 1 और क्लास 2 की निस्बत थोड़ी सी कम है, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है इनकी लिमिट वैल्यू, इनकी टेस्टिंग वैल्यूज। आगे आते हैं क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 4 में वो जो टेस्टिंग है जो कि डेकोरेशन मटेरियल्स के लिए कहलाती हैं। तो डेकोरेशन मटेरियल्स में एसेसरीज हैं, उन सब चीज़ों की। अब कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें टेबल क्लॉथ्स हैं, कर्टन्स हैं, अपहोल्जरी फैब्रिक्स हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि क्लास 4 सर्टिफिकेशन में आती हैं। अब हम अगर हम इसको देखें ओवरऑल एट अ ग्लांस, अपने इन आर्टिकल्स को, इन सर्टिफिकेशंस को, ओकोटेक्स 100 को एज ए एक ओवरव्यू देखना चाहें, तो सबसे पहले आता है स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया कैटलॉग, कि कौन सा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। हर कंपोनेंट, हर चीज को उसके उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट वो थारोली टेस्ट किया जाता है। दैट इज कॉल्ड कि जी इसके अंदर इसकी टेस्टिंग इंतहाई स्ट्रिक्ट है, और अगर वो चीज उसके अंदर को क्वालिफाई करेगी तो वो उसके अंदर पास होगी उस क्लास के अंदर, अदरवाइज वो उसके अंदर पास नहीं होगी। आगे आते हैं ग्लोबली स्टैंडर्डाइज। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में ये जो सर्टिफिकेट है इसकी पूरी दुनिया में जो है ना पहचान है, पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्टेंस दी जाती है। और ये टेस्टिंग, जो टेस्टिंग जिस प्रोडक्ट को ओकोटेक्स ने ओके किया हुआ होगा, इंस्टीट्यूट ने सर्टिफिकेट दिया होगा, वो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाएगा।
इंडिपेंडेंट टेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं। इंडिपेंडेंट टेस्ट इंस्टीट्यूट से मुराद ये है कि इसके इंडिपेंडेंट किसी के साथ ताल्लुक नहीं है, ये खुद से टेस्टिंग करते हैं। और इसी तरह लेबल चेक्स हैं। अब लेबल चेक से मुराद ये है कि लेबल इसके अंदर लगाए जाते हैं और इनको यूनिक नंबर दिया जाता है, उस यूनिक नंबर के अगेंस्ट उनको चेक किया जाता है कहीं से। आगे चलते हैं हम। कुछ एडवांटेजेस हैं इसके, जिस तरह मैंने आपको लिखा है इंडिविजुअल सॉल्यूशंस हैं कि इसकी टेस्टिंग उसके बारे में इंडिविजुअली जो है ना वो किया जाता है। इसी तरह वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन है इस सर्टिफिकेट की, पूरी दुनिया में रेपुटेशन है। ट्रस्टेड स्टैंडर्ड्स हैं, इम्प्रूव्ड बिजनेस ब्रांड इमेज है, और सस्टेनेबल स्टैंडर्ड्स हैं, और इंक्रीज एफिशिएंसी है। कि इससे हमारी प्रोडक्ट की, जब इस पूरे प्रोसेस को हम करते हैं तो उससे हमारे प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़ती है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और आज हमने ओकोटेक्स के बारे में स्टडी किया कि ओकोटेक्स क्या था। इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट हमारा जो वीलॉग होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सर्टिफाई फॉर ओकोटेक्स। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।